Dear student, today we will study vibration spectroscopy. वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? देखिए, आपने देखा होगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में जो आईआर रीजन है वो विजिबल रीजन और माइक्रोवेव के बीच का रीजन आईआर रीजन कहलाता है, अर्थात अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। इस आईआर रीजन का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो तरंगदैर्घ्य की यूनिट काम में लेते हैं वो माइक्रोन या मिली माइक्रोन के रूप में काम में लेते हैं। इस आईआर रीजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आईआर रीजन देखिए, नियर आईआर, जो ठीक विजिबल रीजन के पास होता है। इसका जब वेवलेंथ होता है वो 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन होता है। जब नियर आईआर रेडिएशन किसी अणु पर डालते हैं तो ओवरटोन बनता है। ओवरटोन हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको ओवरटोन के बारे में बता दें। मूल रूप से अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में जाता है, अर्थात निम्नतम कंपन क्वांटम संख्या से नेक्स्ट क्वांटम संख्या में जाता है। V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3। जब अणु एक V बराबर 0 कंपन ऊर्जा स्तर से V1 में जाता है तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मूल आवर्ती कहलाती है। लेकिन यदि अणु ग्राउंड कंपन ऊर्जा स्तर से 2 में जाता है या 3 में जाता है, इसको हम ओवरटोन कहते हैं। यदि V बराबर 0 से V बराबर 2 में गया तो फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। यदि V बराबर 0 से V3 में गया तो ये सेकेंड ओवरटोन कहलाता है। ये बाद की बातें हैं, हम उसको आपको बाद में समझाएंगे। अब दूसरा भाग जो आईआर रीजन का है, मिडिल आईआर, जिसका तरंगदैर्घ्य 2.5 से 15 माइक्रोन होता है। जब ये रेडिएशन किसी अणु पर डाले जाते हैं, मिडिल आईआर वाले, तो अणु के कंपन ऊर्जा स्तर चेंज हो जाते हैं, अर्थात अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में चला जाता है। हम जानते हैं एक कंपन ऊर्जा स्तर कई रोटेशनल ऊर्जा स्तर में बटा रहता है। जब अणु एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में जाता है तो रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, अर्थात वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ यहां रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे। आप देखिए, ये कंपन ऊर्जा स्तर है, ये रोटेशनल ऊर्जा स्तर है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है। जब अणु एक कंपन ऊर्जा स्तर से दूसरे कंपन ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसके साथ साथ ये J बराबर 0 से J बराबर 3 या J बराबर 4 में चला जाता है, अर्थात वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। इसलिए इसको हम स्पेक्ट्रा बनेगा, इसको हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहेंगे। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं हम, या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। कई नाम है इसके, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब तीसरा फार आईआर का रीजन देखिए, ये रेडिएशन होते हैं 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तरंगदैर्घ्य के वेवलेंथ के होते हैं। ये इसके लिए यदि रेडिएशन हम किसी अणु पर डालते हैं तो हमें रोटेशनल एनर्जी में चेंज होती है, और जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। सभी अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण नहीं करते।
इसके लिए कुछ शर्तें, उन शर्तों के अनुसार ही अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण करते हैं। यह हम दो शर्तों की बातें करेंगे। पहली शर्त है, अब जब अणु कंपन करता है उसके कंपन की गति की आवृत्ति, और जब उस पर हम रेडिएशन डालते हैं उस रेडिएशन की आवृत्ति, यदि दोनों की आवृत्ति बराबर है तो अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण कर लेता है, वरना आईआर रेडिएशन का अवशोषण नहीं करेगा यदि दोनों की आवृत्ति भिन्न हो। मतलब वाइब्रेशन, अणु जब वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, उसकी आवृत्ति और रेडिएशन की आवृत्ति यदि बराबर है तो अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण कर लेगा, अर्थात अणु आईआर एक्टिव है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो स्पेक्ट्रम बनाएगा। जैसे इसका उदाहरण हम जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स है, H2O, HCl आदि, ये आईआर रेडिएशन का अवशोषण कर लेते हैं, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स H2, O2, N2 ये आईआर रेडिएशन का अवशोषण नहीं करते। अब आप हम ध्यान दीजिए, अब पोलर मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से आईआर रेडिएशन का अवशोषण कर लेते हैं, हम ये समझाने जा रहे हैं आपको। ये पोलर मॉलिक्यूल H2O, HCl, जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स कंपन गति करते हैं तो फ्लैक्चुएट होते हैं, जिसके कारण से फ्लैक्चुएट होते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स, ये फ्लैक्चुएट हो रहा, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, जिस कारण से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम रेडिएशन इस अणु पर डालते हैं तो रेडिएशन में विद्युत घटक होता है, दोनों के विद्युत घटक, अणु के कंपन के विद्युत घटक और रेडिएशन के विद्युत घटक कंपोनेंट, दोनों ही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की आवृत्ति यदि समान है, फ्रीक्वेंसी समान है, तो अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण कर लेगा, जिससे अणु की कंपन ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात अणु वाइब्रेशन ट्रांजिशन दर्शाता है, और कंपनी अणु का आयाम भी बढ़ जाता है और अणु आईआर एक्टिव हो जाता है। ऐसा हम आपको इस डायग्राम द्वारा समझाया जा रहा है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसके दो पोल हैं, ये इस पर हम आईआर रेडिएशन डाल रहे हैं, कोई पदार्थ है इस पर हम आईआर रेडिएशन डाल रहे हैं, तो इस पदार्थ के जो अणु हैं, मान लीजिए पोलर है, पोलर अणु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत घटक है इसमें, और जो रेडिएशन डाले जा रहे हैं इसमें भी विद्युत घटक है। यदि इन दोनों की आवृत्ति समान है तो अणु आईआर रेडिएशन का अवशोषण करता है। इसको इस प्रकार समझ ले स्टूडेंट्स, चलती बस में कौन बैठ सकता है? यदि बस जा रही है तो चलती बस में वही बैठ सकता है जो बस चल रही है उसके बराबर स्पीड से व्यक्ति चले, वरना चलती बस में नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार से यदि दोनों की आवृत्ति समान है, फ्रीक्वेंसी समान है, तो रेडिएशन आईआर का अवशोषण हो जाएगा, वरना अवशोषण नहीं होगा। अब बात आती है H2, O2, N2, ये सममित अणु है, सिमेट्रिकल अणु है। इसमें फ्लैक्चुएट द्वारा, उच्चाव द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये आईआर के विद्युत घटक से इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और आईआर रेडिएशन का अवशोषण ये अणु नहीं करते हैं, क्योंकि सममित होते हैं, इनमें विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए ये अणु नॉन पोलर अणु आईआर इनएक्टिव है। पहली शर्त। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त यह है, जब अणु कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, चाहे वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करे, चाहे वो बेंडिंग वाइब्रेशन करे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करे चाहे बेंडिंग वाइब्रेशन, किसी तरह की वाइब्रेशन करे, तो उसका डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। कंपन करते हुए अणु का डायपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, तभी आईआर रेडिएशन का अवशोषण करेगा। ये दूसरी शर्त, अर्थात du/dt नॉट जीरो। अणु का डायपोल मोमेंट अवश्य चेंज होना चाहिए, तभी वो आईआर एक्टिव होगा।
ये डाइपोल मोमेंट चेंज मैग्नीट्यूड्स और दिशा दोनों में हो सकता है। जैसे यदि हम आप उदाहरण दें, यदि आप क्वेश्चन पूछे CO2 नॉन पोलर है बट इट इज IR एक्टिव, फिर भी ये IR एक्टिव है, अर्थात IR रेडिएशन का अवशोषण क्यों कर लेता है, इसको हम निम्न प्रकार से समझाएंगे। CO अणु देखिए, इसमें दो प्रकार के कंपन होते हैं, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, एक एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अर्थात सममित त्वरण कंपन और असममित त्वरण कंपन। अब ध्यान दीजिए, ये सममित त्वरण कंपन अर्थात जो ये बॉन्ड CO बॉन्ड और ये CO बॉन्ड एक साथ तनते हैं और एक साथ अतनित रहते हैं, एक साथ तनेंगे एक साथ अतनित रहेंगे, जिसके कारण से कुल डाइपोल मोमेंट इनका शून्य हो जाता है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, इसलिए ये IR इनएक्टिव है, इस वजह से इनएक्टिव। परंतु इसमें एसिमेट्रिकल त्वरण कंपन भी होता है। उस एसिमेट्रिक त्वरण कंपन देखिए, ये बॉन्ड CO का केंद्रीय परमाणु के पास जा रहा है, ये बॉन्ड केंद्रीय परमाणु से दूर जा रहा है, अर्थात एक अतनित है एक तनित है, इस प्रकार का भाई एक यूं है एक ऐसे। असममित त्वरण कंपन होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होने के कारण से ये IR एक्टिव है, अर्थात डाइपोल मोमेंट इसका चेंज होता है और IR एक्टिव है। ये बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है CO2 अणु नॉन पोलर होते हुए भी IR एक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें दो प्रकार का वाइब्रेशन होता है, सममित त्वरण कंपन, असममित त्वरण कंपन। सममित त्वरण कंपन के कारण से दोनों बंद एक साथ तनते हैं, एक साथ अतनित रहते हैं, जिससे कुल डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाता है, कोई डाइपोल मोमेंट परिवर्तन नहीं होता, इसलिए IR इनएक्टिव है। लेकिन CO2 अणु इसलिए एक्टिव है IR कि इसमें अतनित वो होता है, मतलब एसिमेट्रिकल त्वरण कंपन होता है, एक बंद केंद्रीय परमाणु तरफ जा रहा है, दूसरा बंद केंद्रीय परमाणु से दूर जा रहा है, इसके कारण से इसका डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता है, परिवर्तित होता है, इसलिए IR एक्टिव। इसी प्रकार से हम कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, कार्बन कंपाउंड में भी जो असममित त्वरण कंपन है उसके कारण से कार्बोनिल कंपाउंड IR एक्टिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो शर्तें हैं, कौन अणु IR एक्टिव होगा, कौन अणु IR इनएक्टिव होगा, इन दो शर्तों के अनुसार हम कह सकते हैं कौन अणु IR एक्टिव है, कौन अणु IR इनएक्टिव है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।